तो अभी हम देख रहे हैं लूसेंट से गुप्त साम्राज्य, एंशियंट हिस्ट्री से, और इसको अभी हम रिवीजन करेंगे। अगर इस तरीके से 3 से 4 बार इस क्लास को बार बार देख लिए तो सब कुछ याद हो जाएगा, और ये बेस्ट तरीका लगा हमको, इसलिए हम जो है इस टाइप से लेक्चर बनाते हैं, और हम खुद भी इस तरीके से पढ़ने का प्रयास करते हैं। ये देखते हैं, गुप्त साम्राज्य का उदय जो है 3री शताब्दी के अंत में पर्यांग के निकट कौशाम्बी में हुआ। संभवतः गुप्त लोग जो थे कुषाण के सामंत थे, ठीक ना, इसके सामंत थे कुषाण के। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त, जिसका एरा था 240 से 280 ईस्वी तक था। श्रीगुप्त इसका संस्थापक था। आगे है श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच, जिसका 280 से 320 ईस्वी तक गद्दी पर रहा, ठीक, घटोत्कच। उसके बाद है गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त था, और यह जो है 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, और इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था, और इसने जो है महाराजाधिराज, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, महाराजाधिराज का उपाधि यह धारण किया था। और गुप्त संबंध भी जो है चंद्रगुप्त प्रथम ने ही चलाया था 319-320 ईस्वी में। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ। कौन हुआ? चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त, जो कि 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। इसने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के जो है 12 शासकों को पराजित किया था, और इन्हीं विजय के कारण जो है इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक ना। और इसने जो है अश्वमेधकर्ता, विक्रमांक एवं परम भागवत का उपाधि धारण किया था। ये एक बार फिर से देख लेते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट है। समुद्रगुप्त जो है अश्वमेधकर्ता, विक्रमांक एवं परम भागवत का उपाधि धारण किया, और इसको जो है कविराज भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कविराज, कविराज भी कहा जाता था। समुद्रगुप्त जो थे यह विष्णु का उपासक था। किसका उपासक था? समुद्रगुप्त जो है विष्णु का उपासक था, और समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। ऐसा अनुमान जो है उसके सिक्कों पर उसे जो है वीणा वादन करते हुए देखा जाने से लगाया गया था। समुद्रगुप्त का जो है दरबारी कवि कौन था? हरिसेन। कौन था? हरिसेन था दरबारी कवि। ये भी इम्पोर्टेंट है, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख का रचना किया था। नेक्स्ट है, एक चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया जी में बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति प्राप्त करने के लिए समुद्रगुप्त के पास दूत भेजा था, ठीक। फिर आगे है, नोट में है कि परम भागवत का उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक जो है समुद्रगुप्त था, ठीक। गया एवं नालंदा से मिले 2 ताम्रलेख में समुद्रगुप्त को जो है परम भागवत कहा गया है। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी जो है चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, जो कि 380 ईस्वी में जो है राजगद्दी पर बैठा, और इसके समय में जो है चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। फाहियान किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन में आया था। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, और फाहियान इसी के शासनकाल में आया था। विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। यह उपाधि जो है इससे पूर्व जो है 57 ईस्वी पूर्व में उज्जैन के शासक ने भी जो है पश्चिमी भारत में शक क्षत्रपों पर विजय पाने के उपलक्ष्य में
धारण किया था। नेक्स्ट है साब चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी जो है विद्या का प्रमुख केंद्र थे। अनुश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी, जिसे नवरत्न कहा गया है। महाकवि कालिदास संभवतः इनमें अग्रगण्य थे। कालिदास के अतिरिक्त इनमें धन्वंतरी, छपनक, जिसको फलित ज्योति के विद्वान बोले जाते थे, अमर सिंह, जिसको कोषकार कहा जाता था, शंकु जो वास्तुकार थे, वेताल भट्ट, घटरपर और वड़ा मिहिर जो खगोल विज्ञानी थे, एवं वड़रुचि जैसे विद्वान जो थे इनके दरबार में रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का सांध्वी ग्रहिक सचिव वीरसेन शैव मतावलंबी था, जिसने जो है शिव की पूजा के लिए उदयगिरी पहाड़ी पर जो है एक गुफा का जो है निर्माण करवाया था। और वीरसेन व्याकरण, न्याय मीमांसा एवं शब्द का प्रकांड पंडित था एवं कवि भी था। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त या गोविंद गुप्त 415 से ईस्वी से 454 ईस्वी तक हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। और फिर आगे है नोट में है नालंदा का मठिया विश्वविद्यालय का एक महाविहार है, क्योंकि यह जो है विभिन्न आकारों के अनेक मठों का संकुल्य है। नालंदा के बारे में जो है अधिकांश जानकारी चीनी यात्री वेनसांग के अभिलेख पर जो है आधारित है। इनमें कहा गया है कि जो एक मठ की नींव कुमारगुप्त प्रथम द्वारा जो है 5वीं शताब्दी में डाली गई थी, और यह निर्माण कार्य जो है परवर्ती सम्राट के शासनकाल में भी चलता रहा, जिन्होंने इस विलक्षण विश्वविद्यालय का कार्य संपन्न किया। इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि बौद्ध धर्म के सभी 3 संप्रदाय थेरवाद, महायान और वज्रयान के सिद्धांत यहाँ पढ़ाए जाते थे। चीन, तिब्बत, श्रीलंका, थाईलैंड, बर्मा और अनेक अन्य देशों के बौद्ध भिक्षु बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने के लिए नालंदा एवं इसके आसपास स्थित बोधगया तथा कुड़िरहाड़ आदि केंद्रों में आते थे। नेक्स्ट है कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त, जो कि 455 से 467 ईस्वी हुआ। स्कंदगुप्त ने जो है गिरनार पर्वत पर जो है स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया था। और स्कंदगुप्त ने जो है पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हुनों का आक्रमण शुरू हो गया। और अंतिम गुप्त शासक कौन थे? विष्णुगुप्त थे। ये भी पूछ देता है एग्जाम कि जो गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, तो विष्णुगुप्त था। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी, और जिसके शासक को गोपना कहा जाता था। एक दूसरी प्रादेशिक इकाई भुर्ती या प्रांत थी, जिसके शासक उपरी कहलाते थे। नेक्स्ट है भुर्ती के नीचे विषय या जिला नामक प्रशासनिक इकाई होती थी, जिसके प्रमुख विषयपति कहलाते थे। नेक्स्ट है पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को जाट एवं भाट कहा जाता था। पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी दंडपाशिक कहलाता था। और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था, और ग्राम सभा का मुखिया ग्रामिक कहलाता था, एवं अन्य सदस्य महत्तर कहलाते थे। ग्राम समूह की छोटी इकाई को पेठ कहा जाता था। ग्राम इकाई की छोटी इकाई को क्या कहा जाता था? पेठ कहा जाता था।
और गुप्त शासक जो है कुमार गुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंध अधिकारियों के क्रियाकलाप का उल्लेख है। भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/4 भाग से 1/6 भाग में हुआ करता था। और गुप्त काल में बलात् श्रम व्यष्टि राज के लिए आय का एक स्रोत माना जाता था। इसे जनता द्वारा दिया जाने वाला कर भी माना जाता था। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर जो है विभिन्न प्रकार की भूमि थी। तो देख लेते हैं भूमि को। पहला था क्षेत्र। क्षेत्र में क्या कार्य होता था? कृषि करने योग्य भूमि थी को क्षेत्र कहा जाता था। और वास करने योग्य भूमि को वास्तु कहा जाता था। पशुओं के चारा योग्य भूमि को चारागाह भूमि कहा जाता था। ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी उसको सील कहा जाता था। और ऐसी भूमि जो जंगली होती थी उसको जो है अपरहत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अपरहत। नेक्स्ट है कि सिंचाई के लिए जो है रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। और श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। और गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। गुप्त राजाओं ने सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी किया। और इनकी जो है जो स्वर्ण मुद्राएं को जो है अभिलेखों में दिनार कहा गया है। और गुजरात के बाद जो है गुप्त राजाओं ने बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए जो कि केवल स्थानीय लेन देन में चलते थे। अब देख लेते हैं गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर। विष्णु मंदिर कहाँ था? तिगवा में था, जबलपुर मध्य प्रदेश में। और शिव मंदिर जो है भूमरा में था, जो नागौदा जिला के मध्य प्रदेश में था। पार्वती मंदिर नैना कुठार में था, मध्य प्रदेश में। और दशावतार मंदिर जो है देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश में था। शिव मंदिर जो है खोह में था और यह नागौद मध्य प्रदेश में पड़ता था। लक्ष्मण मंदिर जो है भीतरगांव कानपुर यूपी में पड़ता था। अब नेक्स्ट है कि कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन जो है याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन ओशनम स्मृति में मिलता है। नेक्स्ट है कि विंध्य जंगल में जो है सबर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। और पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरण्य अभिलेख से मिलते हैं, जिनमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का जो है उल्लेख है। और गुप्त काल में जो है वेश्यावृत्ति करने वाली महिला को क्या कहा जाता था? और गणिका कहा जाता था। क्या कहा जाता? गणिका कहा जाता था। और वृद्ध वेश्याओं को जो है कुटनी कहा जाता था। और गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म का अनुयायी थे। कौन से धर्म के अनुयायी थे? गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी तथा उन्होंने इसे राजधर्म बनाया था। और विष्णु का वाहन गरुड़ था जो कि गुप्तों का राज चिन्ह था। गुप्त काल में जो है वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ जिला ललितपुर का दशावतार मंदिर है। यह बेतवा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही शेष है, जिनमें गुफा संख्या 16 एवं 17 ही जो है गुप्तकालीन है। इनमें गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन्न राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा गया है। क्या कहा गया है? चित्रशाला कहा गया है। इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाभिनिष्क्रमण एवं महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र उत्कीर्ण किए गए हैं। नेक्स्ट है अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। नोट में फिर है कि अजंता की चित्रावली में जो है ईसा की पहली सदी से लेकर के 7वीं सदी
तक के चित्र शामिल है, फिर भी अधिकतर गुप्तकालीन ही है, ठीक ना। ज़्यादातर जो है गुप्तकालीन ही है। अजंता की गुफा में गुप्त काल में जो है निर्मित अन्य गुफा बाघ की गुफा है, जो बाघ जिला धार मध्य प्रदेश नामक स्थान पर विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई थी। गुप्त काल में जो है विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र संस्कृत को जो है संसार का सर्वाधिक प्रचलन ग्रंथ माना जाता है। बाइबिल के बाद इसका जो है स्थान दूसरा है। इसे 5 भागों में जो है बांटा गया है। मित्रभेद, नेक्स्ट है मित्रलाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रनाश, अपरिसराकारित्व। इसके बाद नेक्स्ट है कि आर्यभट्ट ने जो है आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांतम, आर्यभट्टम और सूर्य सिद्धांतम, आर्यभट्ट ने नामक ग्रंथ लिखा। फिर से देख लेते हैं, आर्यभट्ट ने जो है आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांतम नामक ग्रंथ लिखे। उसने सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण बताए। आर्यभट्ट जो है पहला भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक थे जिसने घोषणा की कि पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर घूमती है, ठीक ना। वराहमिहिर जो है वराहमिहिर ने बृहत संहिता, पंच सिद्धांत, बृहज्जातक और लघु जातक की रचना की। बृहत संहिता में नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास और भौतिक भूगोल के विषयों पर चर्चा की गई है। ब्रह्मगुप्त इस युग के महान नक्षत्र वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ थे। उसने यह घोषणा करके न्यूटन के सिद्धांत की पूर्व कल्पना कर ली। प्रकृति के एक नियम के अनुसार सभी वस्तुएं पृथ्वी पर जो है गिरती है, क्योंकि पृथ्वी स्वभाव से ही सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। यह ब्रह्मगुप्त ने यह सिद्धांत दिया था। उसके बाद है नेक्स्ट नोट में है कि संग्रहिणी सूत्र का ब्रह्मांड संबंधी ग्रंथ है, जिसकी रचना 12वीं शताब्दी में की गई थी, जिसमें ब्रह्मांड की संरचना और अंतरिक्ष के बारे में अवधारणाएं शामिल हैं। नेक्स्ट है कि गुप्त काल में जो है पलकान्व ने पशु चिकित्सा पर हस्तायुर्वेद लिखा। नवनीतकम की रचना गुप्त काल में की गई है। इस पुस्तक में नुस्खे, सूत्र और उपचार विधियां दी गई है। पुराणों की वर्तमान रूप से रचना गुप्त काल में हुई। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का जो है उल्लेख है। संस्कृत गुप्त राजाओं की जो है शासकीय भाषा थी। और गुप्त काल में जो है चांदी के सिक्के को रुपयका कहा गया जाता था। नेक्स्ट है कि याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्त काल में हुई। मंदिर बनाने की कला का जन्म जो है गुप्त काल में ही हुआ। त्रिमूर्ति अवधारणा का विकास गुप्त काल में ही हुआ। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया। इसके बाद अब थोड़ा ही इसमें बचा है गुप्त काल में, देख लेते हैं। गुप्त काल जो है लौलिक साहित्य की सर्जना के लिए स्मरणीय है। भास के 13 नाटक इसी काल के हैं। एंड शूद्रक का लिखा नाटक जो है मृक्ष कटिकम, यह जो है या माटी के खिलौने गाड़ी, जिसमें जो है निर्धन ब्राह्मणों के साथ जो है वेश्या का जो है प्रेम वर्णित है। प्राचीन नाटकों में जो है सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त की संस्कृत नाटक है। यह गुप्त राजा रामगुप्त की कहानी है, जो अपनी रानी ध्रुव देवी को एक शक आक्रमणकारी को सौंपने का फैसला करता है, लेकिन उसका छोटा
भाई चंद्रगुप्त रानी के भेष में दुश्मन के शिविर में प्रवेश करता है और दुश्मन को जो है मार डालता है। कालिदास की कृति अभिज्ञान शाकुंतलम, राधा दुष्यम और शकुंतला की प्रेम कथा जो है तीसरी भारतीय रचना है, जिसका अनुवाद 1789 में यूरोपीय भाषा में हुआ। ऐसी प्रथम एवं द्वितीय रचना है। क्रमशः मनुस्मृति जो है 1776 ईस्वी में जो है, भगवत गीता 1785 में, मनुस्मृति 1776 में और जो है भगवत गीता 1785 में उन्होंने किया था। ठीक, सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण जो गुप्त काल को जो है भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। लास्ट है कि नोट में है, नगरों का क्रमिक पतन जो है गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो यहाँ पे जो है अब गुप्त काल पूरा खत्म हो गया। अगर इस वीडियो को आप जो भी पूरा देखे होंगे, अगर इसको अगर 2 से 3 बार देख लिए ना, इसका ऑडियो भी सुन लिए, यह बेहतर तरीका। अगर आप खुद से पढ़ने में बोरिंग लगता है और आप इस तरीके से इसको लेक्चर के टाइप में देख लीजिएगा, तो इससे इम्पोर्टेंट कुछ नोट्स में भी नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है लूसेंट कितना इम्पोर्टेंट है। और इसको पढ़ने का एक नया तरीका हमको जो लगा, इस तरीके से फिर आगे का भी लेक्चर लेके आएंगे। इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा।